हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है कंप्लीट किया जा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। इसमें जो है वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें कई सब्जेक्ट जो है कंप्लीट किया जा चुका है। यदि वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से वाचिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई ग्रुप हो फ्रेंड तो उसमें जो है वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग जो हैं इससे जुड़ सकें, उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? तो पुर्तगाली था। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डिगामा, जो कि भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था, जो कि वहाँ का स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचिन में अर्थात कोच्चि में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा नियुक्त हुआ था, जो कि 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर को माना जाता है। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। आगे दिया गया है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। एक तरफ खोजकर्ता हैं, दूसरी तरफ देश दिया गया है। वास्को डिगामा की खोजकर्ता जो हैं, इन्होंने भारत का खोज किए थे। कोलंबस पूछा जाए तो अमेरिका का खोज किए थे, और कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। तस्मान जो है ये तस्मानिया ये न्यूजीलैंड देश का खोज किए थे, और बर्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किए थे। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने लागू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो ये नीनो डी कुन्हा बनाया गया था। पुर्तगालियों ने हिंदी महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड्स के निवासी थे। तो ये सभी पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसमें दिए गए हैं। आगे हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। एक तरफ कंपनी दिया गया है, देश स्थापना, भारत में फैक्ट्री प्रथम कौन सी है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया, ये जो है पुर्तगाल देश में, और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। भारत में पूछा जाए तो कोच्चि अर्थात कोचीन शहर में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि प्रथम फैक्ट्री थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कि ब्रिटेन देश में 1600 ईस्वी को और सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी।
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स जो कि हॉलैंड में देश में, जो कि स्थापना इसका 1602 ईस्वी में किया गया था। मसूलीपट्टनम इसके भारत में जो है प्रथम फैक्ट्री थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए तो ये डेनमार्क में देश में, जो कि 1616 ईस्वी में स्थापना हुई थी। त्रैकोबार त्रावणकोर में भारत में, जो कि प्रथम फैक्ट्री थी। आगे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस, जो कि फ्रांस में हुआ था। ये इसकी स्थापना 1664 में, जो कि भारत में पूछा जाए तो सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीस, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है स्वीडिश आए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनियों ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया और तथा भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी यहीं से गए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे दिया गया है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये डचों द्वारा दी गई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? डचों ने आरंभ किया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य जो है लड़ा गया था? तो ये डच और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 ईस्वी में, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। तो इसको फिर से देख लीजिए फ्रेंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना यदि पूछा जाए 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सूरत में। आगे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड्स को निष्कासित किया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जो है जारी किया गया था? तो फर्रुख सियर द्वारा जारी किया गया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों ने के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो बिहार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार का किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना था। आगे है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। शहर दिया गया है, संस्थापक। कलकत्ता की बात किया जाए तो जॉर्ज चार्नोक इसके संस्थापक थे। मद्रास का तो ये फ्रांसिस डे थे, और नई दिल्ली का पूछा जाए तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे। बम्बई का पूछा जाए, बम्बई के संस्थापक
तो गेराल्ड अग्रियार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी ने की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? तो कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में। कब की गई थी? 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा कोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पांडुचेरी में बनवाया गया था। पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध 1760 से अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजों फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स ला सापेल संधि के माध्यम से 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? तो अल्बुकर्क था। आगे दिया गया है कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध जो हुए थे उसको देख लीजिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक तरफ क्रम दिया गया है, प्रमुख कारण और संधि और परिणाम दिया गया है। तो प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी में। इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। संधि इसमें हुई थी एक्स ला साम्पेल की संधि, जो कि 1748 में, और ये जो है अनिर्णित परिणाम था। आगे द्वितीय युद्ध कर्नाटक पूछा जाए, 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था, जो कि कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था, जो कि इसमें संधि हुई थी पांडुचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। इसका परिणाम था तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में। इसमें सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशीकरण जो है कारण था, और इसमें पेरिस संधि हुआ था 1763 ईस्वी में। फ्रांस की पराजय हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था, जो कि 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां ने की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य जो है संपन्न हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर था।
प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया था। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां दी गई हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि पूछा जाए तो 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि वर्ष 1773 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम सदी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजाउद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की संधि द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद संधि के दौरान हुई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? तो गवर्नर ड्रेक के समय में ली थी। आगे है उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल का पूछा जाए 1717 से लेकर 1727 ईस्वी इसका स्थापना काल था और इसके संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद के 1724 ईस्वी में इसके संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिन्हें चिनकिलिच खां भी कहा जाता है। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में, इसके संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह थे। कर्नाटक की स्थापना जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था, इसके संस्थापक सादत उल्ला खां थे। अवध का 1722 से 1724 ईस्वी में हुआ था, सादत खां और बुरहान उल मुल्क थे। जयपुर की पूछा जाए 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह इसके संस्थापक थे और रुहेल पठान की स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस इसके संस्थापक थे। मैसूर की 18वीं शताब्दी में हैदर अली इसके संस्थापक थे। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए फ्रेंड। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है, जो कि 1799 ईस्वी में थे। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में।
महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बिहार के कोई भी एग्जाम उठाइए उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य जो है संपन्न हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? तो लाहौर संधि के द्वारा, जो कि 1846 में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह थे। आगे दिया गया है महत्वपूर्ण संधियां। पुरंदर की संधि यदि पूछा जाए तो 1665 में हुई थी। मड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को चिल्कियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा स्थापित की गई थी। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? तो भंगी मिसल से प्राप्त किए थे। आगे दिया गया है आंग्ल मैसूर और संघर्ष। एक तरफ युद्ध, मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर और संधि विशेष दिया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, जो कि हैदर अली शासक थे और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेस्ट था। संधि जो है मद्रास संधि हुई थी 1769 ईस्वी में और इसका विशेष क्या था? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हैदर अली शासक था और बंगाल का गवर्नर उस समय वारेन हेस्टिंग था। मंगलोर संधि 1784 ईस्वी में इसमें संधि हुई थी और इसका विशेषता था हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, जो कि टीपू सुल्तान यहाँ का शासक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। संधि श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी 1792 ईस्वी में और इसका विशेषता जो है टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। आगे दिए गए हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जो कि टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ के बंगाल का गवर्नर था और मैसूर सहायक संधि हुई थी इस समय और इसकी विशेषता थी टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों के वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकार्मो ने नेपोलियन से की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ।
तो इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन इसके अनुसार, अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से, जो कि वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन की किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग को ने समाप्त किया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, फिर से एक बार देख लीजिए। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा का एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ है। आगे है ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। एक तरफ आयोग दिया गया है वर्ष और गवर्नर जनरल दिया गया है। एंचिसन आयोग 1886 में, जो कि इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। इंसलिंगटन आयोग जो है 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय गवर्नर जनरल थे। और ली आयोग जो है 1923 में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में इन्होंने स्वीकार किया था। और व्यावकद का सिद्धांत एवं राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। फिर से देख लीजिए, राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउल्ट्रम रिपोर्ट के आधार पर किए थे। व्यावकद सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य, सतारा जो है 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर वर्ष 1849 में, बघाट जो है ये वर्ष 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी जो है 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध जो है 1856 में। तो ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में समाप्त हुआ था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पील कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। एक बार फिर से, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल
आयोग का गठन किया गया था, तो स्ट्रेची आयोग, जो कि 1880 ईस्वी से लेकर के भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और सिंध 1843 में लॉर्ड एनबरो था। भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस था। वर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन था। ध्यान रखिएगा, इसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. हुम के द्वारा किया गया था। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किए थे। इनकी एक पुस्तक है धन का बहिर्गमन सिद्धांत के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेहरूजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम अर्थात पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नेहरूजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिए थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो J.N. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावसजी डावर के द्वारा स्थापित की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार K.M. पडिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल में को डाकू राज कहा है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार K.M. पडिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। 1813 ईस्वी में के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो कपड़ा उद्योग था। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ तीन कठिया प्रथा। तो तीन कठिया प्रथा ये इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण अर्थात बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे है दादनी प्रथा। दादनी प्रथा क्या है? तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगर, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। आगे है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में हुई थी, जिसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक ये सभी जो है राज्य शामिल हैं। आगे, समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था और भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जमींदार जिम्मेदारी लेता था। आगे दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें इसके शासनकाल कौन था, तो ये थॉमस मुनरो था। 1820 में ये बम्बई, मद्रास और असम में था। रैयतवाड़ी व्यवस्था समस्त ब्रिटिश भारत का 51% था और भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदारी किसकी थी, तो किसान की जिम्मेदारी होती थी। कर की दर जो है 33% से -55% तक। अगली व्यवस्था है महलवाड़ी। महलवाड़ी जो कि होट मैकॉलजी 1822 में हुआ था। इसमें राज्य जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब था। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% जो कि भूमि पर गांव का अधिकार था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदार समस्त गांवों की मुखियाओं की थी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। और कर की दर जो है 60% थी। इसके प्रभाव क्या थे उसको देख लीजिए। तो इसमें पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ था और कृषकों की दरिद्रता हो गई थी। आगे कृषि में ठहराव आ गया तथा अवनति हो गई और पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ था और कृषि का वाणिज्यीकरण भी हो गया था। आगे, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक जो है माना जाता है और डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे के तक प्रथम रेल जो है चलाई गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल जो है चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रथम प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछता है एग्जाम में। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब, 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो बैरकपुर में, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, तो कमल और रोटी था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पाम ईस्टन था। ध्यान रखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पाम ईस्टन था।
1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? तो अवध प्रांत से थे। 1857 ईस्वी के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमद उल्ला को पकड़ने के लिए ये इनाम रखा गया था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को नियुक्त किए थे। इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को नियुक्त किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो ये पील कमीशन है। आगे दिया गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारण। तो कौन कौन से कारण थे उसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र दिया गया है, विद्रोही नेता, विद्रोही तिथि और दमनकर्ता दिया गया है। बात करें दिल्ली, ये जो है बहादुर शाह विद्रोही नेता थे और बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह तिथि हुआ था ये 11 मई 1857 को और दमनकर्ता इसमें नकलसन और हडसन थे। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल कर रही थी और वर्जिश कादिर। यह विद्रोह जो है 4 जून 1857 को हुआ था और कालिस कैंपबेल इसके दमनकर्ता थे। झांसी या ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कर रहे थे और ये जो है 4 जून 1857 में इसके विद्रोह हुआ था और जनरल ह्यूरोज यहाँ का दमन करता था। कानपुर में बात किया जाए, नाना साहेब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और ये जो है 5 जून 1857 को हुआ था और दमनकर्ता पूछा जाए तो कॉलिंस कैंपबेल था। इलाहाबाद की पूछा जाए, इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे सैन्य का नेतृत्व और ये जो है 6 जून 1857 को हुआ था। इसमें कर्नल नील जो है यहाँ के दमनकर्ता थे। फैजाबाद में पूछा जाए, मौलवी अब्दुल्ला कर रहे थे और ये जो है जून 1857 में हुआ था। इसमें कर्नल नील जो है ये दमनकर्ता था। जगदीशपुर में पूछा जाए कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो कि 12 जून 1857 को, और विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर इसके दमनकर्ता थे। बरेली में पूछा जाए, खान बहादुर खां थे जून 1857 में और विंसेंट आयर यहाँ का जो है दमन करता था। फतेहपुर की पूछा जाए तो फतेहपुर में अजीमुल्ला कर रहे थे नेतृत्व और 1857 ईस्वी में हुआ था। जनरल रेलांड जो है यहाँ का दमन करता सिपाही था। 1857 ईस्वी के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। आगे हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया और इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश काउन के हाथों में चला गया। वर्ष 1857 के विद्रोह का दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया और इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमनकर्ता के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? पील आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। आगे दिया गया 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता की पुस्तक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है। 1857 ये जो है SN सेन की पुस्तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सिपाह म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजुमदार थे। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी TR होम्स द्वारा लिखी गई है। रिबेलियन 1857 PC जोशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो BD सावरकर कहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम और W टेलर ने दी थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो RC मजुमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो SN सेन है। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत कौन कौन से मत हैं? इतिहासकार और मत दिए गया है। डॉक्टर SN सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, ये उनका मत था। अशोक मेहता पूछा जाए 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। BD सावरकर के द्वारा कौन सा मत दिया गया? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर RC मजुमदार द्वारा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली द्वारा 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये सभी कथन हैं, इसको ध्यान रखिएगा। P रॉबर्टसन के द्वारा 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। TR होम्स यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W टेलर और जेम्स आल्ट्रम यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज के द्वारा दिए गए कथन क्या है? तो यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो ये सभी कथन थे, किनके द्वारा दिए गए हैं वो सभी देख चुके हो। फिर आगे दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो ये पूछा गया है TR 3 में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण बिना स्पेस के टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आप मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।